हेलो बच्चों। बिज़नेस लॉ हमारा आज का सब्जेक्ट है। इस बिज़नेस लॉ में हमें कई एक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जम्मू एंड कश्मीर के अलावा पूरे इंडिया में इसको एप्लीकेबल माना गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करता है जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सेक्शंस 1 से सेक्शन 75 तक कवर होते हैं। सेकंड पार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और सिक्योरिटी कवर होती है, जिसमें सेक्शंस 174 सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 147 तक के सेक्शंस कवर होते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी कवर होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आता है सेक्शंस 148 से 181। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आती है सेक्शंस 182 टू 238 तक। कुछ डेफिनेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, जो हमें स्टार्टिंग में समझ लेनी होगी, क्योंकि ये सारी डेफिनेशंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रिक्वेंटली यूज्ड होगी। पहली डेफिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है प्रपोजल। प्रपोजल को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 और सब सेक्शन ए में बनाया गया है। ये सेक्शन 2 का सब सेक्शन ए एक्सप्लेन करता है कि प्रपोजल क्या है। प्रपोजल वो होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस कुछ करने और नहीं करने के लिए एक अपना प्रपोजल रखता है, अपनी एक विलिंगनेस रखता है, जिसको हम कहते हैं प्रपोजल। इस प्रपोजल को बनाया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में। जैसे फॉर एग्जांपल एक ए पर्सन दूसरे पर्सन को मारुति 800 कार सेल करना चाहता है ₹90,000 में। तो मतलब कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कह रहा है कि आई वांट टू सेल मारुति 800 कार इन ₹90,000। ही इज़ जस्ट मेकिंग एन विलिंगनेस टू सेल हिज कार टू another person, which is B. He is just proposing, he is just making a willingness. Another party still have not accepted the proposal or the another party's willingness. Second, इसकी definition है promise. When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. मतलब कि कहना चाहते हैं कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई प्रपोज़ल भेजता है और दूसरा पर्सन उस प्रपोज़ल के लिए अपनी एसेंट, अपनी इच्छा को बताता है और उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहाँ वो प्रपोज़ल प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रॉमिस एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में। थर्ड डेफिनेशन है प्रोमिजर और प्रोमिजी। प्रोमिजर वो होता है जो प्रॉमिस करता है। प्रोमिजी वो होता है जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, जो उसकी सामने वाले की अपनी विलिंगनेस को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोमिजी कहते हैं। प्रोमिजर और प्रोमिजी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में दी गई है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है विच इज़ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होता है when at the desire of the promiser, the promisee or any other person have done or abstained from doing or does or abstains for doing or promises to do or to abstain from doing something. Such act as abstinence or promise is called consideration for the promise. कंसिडरेशन को बताया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में। मतलब अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को मारुति 800 कार 90,000 रुपीज़ में सेल करना चाहता है और उसने कहा कि मैं ये आपके अपनी मारुति 800 कार 90,000 रुपीज़ अगर आप दे देते हैं तो मैं आपको ये कार आपको डिलीवर कर दूंगा। इन रिटर्न आपको 90,000 रुपीज़ मुझे देना पड़ेगा। दैट मीन्स एक पर्सन जो कार दे रहा है और दूसरा पर्सन जो 90,000 बदले में दे रहा है, कार और 90,000 रुपीज़ कहलाएगी कंसिडरेशन। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप दोनों पार्टी एक दूसरे को जो भी एक दूसरे से एक्सचेंज करती है उसको कंसिडरेशन कहा जाता है। फिफ्थ डेफिनेशन है एग्रीमेंट।
every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. एग्रीमेंट को बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में। जब दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे से किए गए प्रॉमिस या फिर हम कह सकते हैं जितने भी सेट ऑफ प्रोमिस हैं, क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा प्रॉमिस भी हो सकते हैं। ये सारे प्रोमिस को जब दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ कंप्लीट कर लेती है और कंसिडरेशन उनमें डिसाइड हो जाता है तो वो उसका एग्रीमेंट कहलाता है। इस एग्रीमेंट को जब ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है, यानी कि इसमें जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो हम इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में बताई गई है, जिसमें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ एन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई एग्रीमेंट जिसको लीगली एनफोर्सेबल कर दिया गया है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट होता है जो कि एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, जिसमें आप लीगल फॉर्मेलिटीज़, जिसमें कोई लीगल कंसिडरेशन नहीं है, जिसके अंदर कोई लीगली आपने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करा है, उस एग्रीमेंट को जिसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, उस तरह के एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट कहेंगे। वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में एक्सप्लेन किया गया है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 3 वर्ड्स में यूज़ कर रही हूँ। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों के कई बार डिफरेंसेस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है एन एग्रीमेंट विच इज़ enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of another or other is a voidable contract। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको स्टार्टिंग में void है which is enforceable by law, लेकिन दूसरी पार्टी ने इसको अभी completely अपने साथ इनकॉर्पोरेट नहीं करा है, लीगली इनकॉर्पोरेट नहीं करा है, यानी कि वो शुरू में तो वॉइड है लेकिन बाद में, शुरू में तो वैलिड है लेकिन बाद में वो वॉइड हो सकता है। इसको बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल। इसको बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन जे में। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो मैंने बताई थी आपको, एक सिंपल डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की कहती है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 की सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि सेक्शन 10 में बताया गया है। इस सेक्शन 10 में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बताया गया है, इसमें इसके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे सैलिएंट फीचर्स इसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं। डेफिनेशन कहती है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज competent to a contract for a lawful consideration and with the lawful object and are not declared to be void. Nothing herein contained shall affect any law in force in India and are not hereby expressly repealed, by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witness or any law related to registration of documents। ये डेफिनेशन काफ़ी लॉन्ग डेफिनेशन है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, अब मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फीचर्स हैं, अगर हम उन सारे फीचर्स को समझ लेते हैं तो हम सेक्शन 10 की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन को आसानी से समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। सबसे पहले एसेंशियल ऑफ इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे फर्स्ट एलिमेंट, जिसको मैं कह सकती हूँ 2 और मोर पार्टी, मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वह कॉन्ट्रैक्ट 2 या 2 से अधिक पार्टी इसमें शामिल हो सकती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सन के साथ नहीं हो सकता, एक पर्सन कभी एग्रीमेंट नहीं कर सकता और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए
मिनिमम 2 पार्टी और अधिकतर मैक्सिमम कितनी भी लिमिट हो सकती है, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 2 या 2 से अधिक पार्टी के बीच में हमेशा होता है। सेकंड फीचर कहता है एग्रीमेंट विच इज़ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट बनता है 2 चीज़ों से, प्रपोजल से एंड एक्सेप्टेंस से। प्रपोजल क्या होता है? जब एक पर्सन अपनी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को करने के लिए अपनी विलिंगनेस बताता है। दूसरा पर्सन जब पहले पर्सन का दिया हुआ प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको कहा जाता है एक्सेप्टेंस। जब जो प्रपोजल भेजा गया है वो एक्सेप्ट हो जाता है सामने वाली पार्टी के द्वारा, तब वो प्रपोजल एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जब भी कोई 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उनका इंटेंशन हमेशा लीगल रिलेशंस को बिल्डअप करना ही होना चाहिए। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपस में जो भी 2 पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है लेकिन उनका इंटेंशन लीगल रिलेशन बिल्डअप करना नहीं है, तो ऐसे किए गए कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, बर्थडे पार्टी में कोई आने के लिए अगर सामने वाली पार्टी ने हाँ कर दी तो मैं इसमें ये नहीं कह सकती कि हमारे बीच एक लीगल एग्रीमेंट हो गया, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्योंकि ये एक बहुत ही पर्सनल प्रोग्राम है, पर्सनल फंक्शन है। इस तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि लीगल इंटेंशंस को लेके बनाया जाता है वही कॉन्ट्रैक्ट लीगल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फोर्थ कहता है पॉइंट कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी। जब 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उन दोनों पार्टी का आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता इन द सेंस, पहली चीज़ में 3 शर्तें शामिल होती हैं। पहली, ही मस्ट बी ऑफ मेजर एज, मतलब पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो माइनर नहीं होना चाहिए, उसकी एज 18 ईयर से अबव होनी चाहिए। दूसरा, पर्सन जो है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ही हैज़ टू बी साउंड माइंडेड, यानी कि उसके अंदर सोचने समझने की डिसीजन लेने की क्षमता हो, वो मेंटली डिसऑर्डर में ना हो, मेंटली वो हेल्दी हो। थर्ड, नॉट बीइंग डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसा कोई पर्सन जिसको लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है, दैट फॉर एग्जांपल किसी के अगेंस्ट का कोई केस चल रहा है, किसी को कोई इलीगल किसी ने काम कर दिया है, वो पर्सन उसको हम डिसक्वालीफाइड बाय लॉ मानेंगे। अगर वो पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। डिसक्वालीफाइड बाय लॉ को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 में। तो 3 पॉइंट्स, मेजर पर्सन शुड बी द मेजर एज, सेकेंड ही मस्ट बी द साउंड माइंडेड, एंड थर्ड ही शुड नॉट बी डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। ये तीनों शर्तें बताती है कि तीनों शर्तें मिलकर बनाती है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 11 में। फिफ्थ पॉइंट है कंसेंट बिटवीन द पार्टी। जब 2 पार्टी, सेक्शन 13 कहता है कि जब 2 पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उन दोनों का पार्टीज़ के बीच में फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि स्वतंत्र सहमति। कोई भी 2 लोग दो पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उनमें से एक पार्टी अगर किसी दबाव में आके कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि वो अपनी स्वतंत्र सहमति से, फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, वो किसी दबाव में आके कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फिर है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट की, लीगल ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनका आपस में उस कॉन्ट्रैक्ट का लीगल ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। दूसरा मैं कहना चाह रही हूँ कि लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आप जब भी 2 लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ कंसिडरेशन को सेट करते हैं, वो कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक अगर पर्सन डील करता है कि मैं आपको 10 गन सप्लाई कर दूंगा, बदले में आप मुझे 5 लाख रुपीज़ दे दीजिए, तो यानी ये जो गन सप्लाई कर रही हूँ ये मैं कर रही हूँ इलीगल काम।
इलीगल चीज़ मैं आपको कंसिडरेशन में दे रही हूँ और उसके बदले में मैं आपसे जो पैसे ले रही हूँ वो भी इलीगल माने जाएंगे। इस तरह के कंसिडरेशन इलीगल होते हैं, अनलॉफुल होते हैं। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसको एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 25 में। कॉन्ट्रैक्ट जो है आपने किया है उसमें सारे में लीगल फॉर्मेलिटीज़ होना ज़रूरी है। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ माना जाएगा।